रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, अब तक की जो अहम खबरें हैं, गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता नताइज आ रहे हैं। तमाम जमातें अपने अपने मर्ज़ी के नताइज जो हैं वो जारी कर रही हैं और कुछ पेपर भी हमें नज़र आ रहे हैं जो फॉर्म 45 जिसे हम कहते हैं, जो पोलिंग वाले दिन वहाँ से पोलिंग स्टेशन से बाहर आता है। ये वो पहला फॉर्म होता है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं और इस पे तमाम लोगों के दस्तखत भी मौजूद होते हैं और यही असल रिज़ल्ट होता है। उसके बाद आप जो उनसे मर्ज़ी फॉर्म जारी करें। सारा दिन सूरत हाल क्या रही, कुछ चीज़ें बहुत अजीबोगरीब हुई। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में प्री पोल रिगिंग के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये फैसला कर लिया गया था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हुकूमत नहीं बनाने दी जाएगी। और फिर तहरीक-ए-इंसाफ को जैसे माजी में दीवार से लगाया गया, उसी तरह अब फिर एक मरतबा जो कुछ पाकिस्तान में किया गया वही कुछ गिलगित बल्तिस्तान में भी किया गया। वहाँ के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो उसी रास्ते पे चले जिस पे सिकंदर सुल्तान राजा साहब चलते रहे। बहरहाल अब वोटिंग स्लो होने की बहुत सारी शिकायत आई क्योंकि रश लगा हुआ था पोलिंग स्टेशन के बाहर और ज़्यादातर लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायती पहुँचे हुए थे। यानी सारा दिन हम देखते रहे कि जो कैंप्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के या PMLN के, चंद एक हलकों को छोड़ के चंद हल्के वो हैं जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पुराना कोई वोट बैंक है या PMLN के कुछ लोग वहाँ पे मौजूद हैं या PMLN इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में है। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का सारा इन्हिसार अपनी ज़िंदगी का, अपनी तरक्की का, अपने मामलात और अपने कामों का वफाकी हुकूमत के ऊपर होता है। तो इसलिए कहीं कहीं पे PMLN थोड़ी बहुत नज़र आई, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कैंप्स हैं या उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के जो कैंप्स हैं वहाँ पे गहमा गहमी और हलचल सारा दिन नज़र आती रही। सोशल मीडिया इसको दिखाता भी रहा। तो एक तो गहमा गहमी जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पोलिंग स्टेशंस पे थी और वो जनून पीपल्स पार्टी और PMLN के पोलिंग स्टेशंस पे एज सच दिखाई नहीं दिया, कुछ इलाकों को छोड़ के। कुछ जगहों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तगड़ी है और वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको होना भी चाहिए, उसकी एक एग्जिस्टेंस है। इसी तरह PMLN की भी अपनी एक एग्जिस्टेंस है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अपनी पॉलिसी से सत्यानाश ही कर दिया एक अच्छी खासी पॉलिटिकल पार्टी का। फिर वोटर लिस्टों का एक मसला बन गया। सुबह पोलिंग एजेंट्स जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के पहुंचे पोलिंग स्टेशंस में, तो उन्हें पता चला कि जो पोलिंग का अमला सरकारी आया उनके पास पोलिंग की जो लिस्टें हैं वो अलग हैं, यानी वोटर लिस्टें जो उनके पास हैं वो कुछ और हैं और जो पोलिंग एजेंट्स लेकर आए जो उनको सरकार ने दी थी वो कुछ और हैं। दोनों किस्म की वोटर लिस्टें, उनमें फ़र्क था। जो पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल एजेंट्स लेकर आए, पोलिंग एजेंट्स, वो कुछ और था और जो सरकारी बंदे लेकर आए वो कुछ और था। हालांकि दोनों लिस्टें जो है वो सरकारी होती हैं। अच्छा, इस पे एतराज़ ज़्यादातर आज़ाद उम्मीदवारों ने किया। PMLN और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने इस पे ज़्यादा एतराज़ नहीं किया या उनके एजेंट्स ने इस पे ज़्यादा एतराज़ नहीं किया मकामी सहाफ़ियों के मुताबिक। और उसकी रीज़न ये वो बताते हैं कि क्योंकि इन्हें आइडिया है कि हुकूमत इनको बनाकर दे दी जाएगी, तो ये किसी बात में भी रिएक्शन नहीं दे रहे और सुकून से ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। जबकि अपोजिशन जो है या PTI के लोग वो रोला डालते हैं, शोर मचाते हैं कि जनाब हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। एक और काम भी बड़ा अजीब हुआ कि कई पोलिंग स्टेशन ही तब्दील कर दिए गए। पहले उनकी जो लोकेशन थी वो सड़क के किनारे थी, जब लोग वोट डालने के लिए आए तो उन्हें पता चला ये तो फलानी चोटी पे चला गया पहाड़ की, अब बहुत हाइट के ऊपर ले गए, अब बहुत सारे लोग वहाँ चढ़ नहीं सकते। फिर कई लोगों के वोट शिफ्ट हो चुके थे। जब वो वोट डालने के लिए आए तो उन्हें पता चला उनका वोट तो फलाने इलाके में है या फलानी जगह पे मुंतकिल हो गया। अब यहाँ पे सारा दिन का ट्रैवल होता है। अगर कोई बंदा सुबह 10-11 बजे निकले और वो दूसरे मुकाम पर जाना पड़े तो उसको बाद का 6-8-10 घंटे भी लग जाते हैं, तो वो तो वोट ज़ाया हो गया। तो बहुत सारे वोट ऐसे ज़ाया कर दिए गए, बहुत सारी वोटिंग स्लो की गई, कई जगहों पे छोटी मोटी शिकायत मौसूल हुई, लेकिन ओवरऑल इन्होंने मैनेज किया, इलेक्शन को अच्छे तरीके से मैनेज किया। लेकिन ये पहला इलेक्शन है गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में जिसमें सहाफ़ी ये बता रहे हैं कि हमें क्लियरली पता है कि कौन जीतेगा और कितना जीतेगा। यानी कि ये क्या बात हुई, जो सहाफ़ी इस्लामाबाद से, लाहौर से, मुख्तलिफ इलाकों से गए, मेरी उनसे बात हुई। डिजिटल मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज ने यहाँ बहुत क्लियर किया हुआ है कि किसी को भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। ना वो पीपल्स पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी दे रहे हैं, ना PMLN को सिंपल मेजॉरिटी दे रहे हैं, ना वो PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को सिंपल मेजॉरिटी लेने दे रहे हैं। वो किसी को भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं दे रहे। ये सबको 30%, 25%, 30% तकसीम करेंगे और उसके बाद MWM को एक आधी 2 सीटें मिल जाएंगी। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं इस्तेकाम पार्टी को एक आधी सीट मिल जाएगी, लेकिन कोई भी सादा अक्सरियत में नहीं होगा। 2 इक्वेशन वहाँ पे मार्केट के अंदर है और दोनों एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आई हैं। मकामी जो एस्टेब्लिशमेंट है कि जनाब एक के अंदर पीपल्स पार्टी की कोई एक आधी सीट ज़्यादा और एक में 1-2 सीटें PMLN की ज़्यादा है।
वो ये कहते हैं जी यही सिलसिला बनना है और इसी तरह वहां पे हुकूमत बननी है और एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई जाएगी, जानबूझ के कमजोर कोलिशन गवर्नमेंट, जिसके जरिए से पूरे निजाम को कंट्रोल किया जाएगा। और एस्टेब्लिशमेंट ने किसी को भी सिंपल मेजॉरिटी ना देने का फैसला किया है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक बड़ी अजीबोगरीब चीज है मेरे पास, और ये पता चला कि नवाज शरीफ साहब के कुछ और जलसे भी तय थे गिलगित बल्तिस्तान में। ये सुबह मुझे चंद सहाफियों से मेरा राब्ता हुआ आज, और उन्होंने मुझे बताया कि जनाब मियां साहब ने तो चंद जलसे और तय किए हुए थे और उन्होंने वो जलसे करने थे, लेकिन वो जलसे मियां साहब के हुए नहीं। अब उसका रीज़न क्या है, वो रीज़न मैं आपको अब बताता हूं, क्योंकि देखें जलसे मियां साहब के तय थे, कई जगहों पे लोग इंतज़ार कर रहे थे, इंतजामात भी किए गए थे, लेकिन मियां साहब वो जलसे किए बगैर वापस पहुंचते हैं और फिर एक फ़्लाइट लेते हैं और जनेवा चले जाते हैं, वो यूरोप आ जाते हैं। तो मियां साहब वहां पे क्यों नहीं टिके, वहां पे क्यों नहीं रुके? एक्चुअली उनको वहां रुकने नहीं दिया गया। मियां साहब जब आप पहुंचते हैं ना गिलगित बल्तिस्तान में, तो उनके अंदर का जो लीडर है ना वो जागने की कोशिश करता है, और उस वक्त मियां साहब ने वहां पे वोट हासिल करने के लिए एक जाली इनकलाब का नारा लगा दिया और मियां साहब ने कहा जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई, मुझे क्यों निकाला, और वो पुरानी तकरीर जो मियां साहब करते थे उन्होंने वो रोना धोना शुरू कर दिया। अब मियां साहब ने जैसे ही रोला डाला तो जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने शट अप कॉल दी PMLN को। मियां साहब के रिश्तेदारों को फोन गए और उन्हें यह कहा गया कि यार ये हर वक्त रोता क्यों रहता है, क्या मसला है? अभी हुकूमत बनाकर दे दी, पंजाब में भी आपकी टके की औकात नहीं थी, आपको पंजाब में हुकूमत बना के दी। अभी आपको हुकूमत बनाकर दी, वफाक के अंदर आपकी टके की औकात नहीं थी, 17-18 सीटों के ऊपर आप जीते हुए हैं, आपको सिंपल मेजॉरिटी लेकर दे दी, हर चीज़ आपके हाथ में दे दी। नवाज शरीफ के कहने पे इसहाक डार को डिप्टी वजीर आजम बना दिया, नवाज शरीफ के कहने के ऊपर उसको वजीर खारजा बना दिया, ख्वाजा आसिफ को वजीर दिफा बना दिया, वजारत नवाज शरीफ के कहने के ऊपर कई लोगों को हमने ओबलाइज किया। इसकी बेटी को इलेक्शन हारने के बावजूद, ये अपनी सीट भी हार गई थी, इसको वजीर आला पंजाब बना दिया, और हम इस बंदे को क्या दें कि ये राजी हो जाए? ये हर वक्त रोता क्यों रहता है? बहरहाल यार तुम्हें जो सीटें हमने देनी है वो हम तुम्हें दे देंगे, हमें पता है तुम्हारे साथ क्या करना है, तुम इलेक्शन नहीं हार रहे, तुम मियां साहब को वहां से निकालो। तो जनाब जो प्रोटेस्ट हुआ, फिर मियां साहब को वहां से मजबूरन निकालना पड़ा और मियां साहब को कहा गया मियां साहब आपकी ज़रूरत नहीं है, हम आपके बगैर ही इलेक्शन जीत जाएंगे, यहाँ पे हुकूमत बना लेंगे, लिहाजा आप जनाब वापस आ जाए। तो मियां साहब जनाब वापस नहीं आए सिर्फ, बल्कि मियां साहब फिर पहुंच गए यूरोप, और वहां पे अभी कुछ और लोग भी मैंने आपसे कहा कि जाएंगे, मियां साहब से मुलाकातें करेंगे, मियां साहब के कुछ काम काज हैं जो मियां साहब ने वहां पे निपटाने हैं। तो सारा दिन नाजरीन वहां पे जो गहमा गहमी थी मैंने आपको रिपोर्ट की, आपके सामने मैंने सारी सूरत रखी। अब आ जाए जरा कश्मीर की तरफ, लेकिन उससे पहले 1391 पोलिंग स्टेशन थे और इनमें जो है वो 900 के करीब जो पोलिंग स्टेशन है उनको हसास करार दिया गया था। ये वहां हुआ गिलगित बल्तिस्तान में, और अभी अलग अलग तरह के लोग अपने पेपर भेज रहे हैं। MWM एक जगह पे आगे चल रही है, PTI का आज़ाद उम्मीदवार एक जगह पे आगे चल रहा है, एक जगह पे पीपल्स पार्टी का एक उम्मीदवार आगे चल रहा है, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिला या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसमें PMLN का कोई बंदा आगे चल रहा हो। तो PMLN की तो मंजीर ठुकी हुई है, लेकिन देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट PMLN को कितनी सीटें दिलवाती है। अब नाज़रीन आ जाए कश्मीर की तरफ, वहाँ पे जो है कलअदम करार दिया गया अवामी एक्शन कमेटी को, और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने के बाद उनका दफातर जो है, उनके जो मेन दफातर हैं वो सील कर दिए गए। उनके रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापे मारे जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, लेकिन आज़ाद कश्मीर की आवाम जो है वो ढाल बनी हुई है। कुछ जगहों पे कुछ रहनुमाओं को गिरफ्तार करने के बाद करीब पहुंच गई रेंजर्स और पुलिस, लेकिन मकामी लोगों ने मुज़ामत करके गिरफ्तारी से रोक दिया। फिर जो फंडिंग होती है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को, उसको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है कि बाहर से जो फंडिंग आती है, जो ओवरसीज़ कश्मीरी बहुत बड़ी तादाद में कश्मीर से बाहर दुनिया भर के मुल्कों में रहते हैं, ख़ासतौर पर बरतानिया में, ये फंडिंग को कैसे रोका जाए इसके लिए बड़े सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। लीडरशिप की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। कश्मीर में हालात काफ़ी कशीदा है। अभी थोड़ी देर पहले एक इत्तला आई रावला कोर्ट से, अभी इसकी तस्दीक हो जाएगी कि वहाँ पे फायरिंग का एक वाक़या हुआ है, 4 नौजवान, अब तक की इत्तला के मुताबिक ये क्लेम किया जा रहा है मकामी सोर्सेज की जानिब से। मुझे नहीं पता कि इस खबर में कितनी सदाकत है, क्योंकि जब इस तरह के हालात होते हैं, इंटरनेट बंद होता है, तो बाद का जाली खबरें भी फैलाई जाती हैं, लेकिन दावा यह किया गया कि 4 नौजवान शहीद हो गए हैं। मजीद तो ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे एक फ़ैसला भी दिया है, जो सदारती रेफरेंस एक भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने जो फैसला दिया वो एग्जैक्टली वही बातें की हैं जो कमेटी ने अपने मुआहदे के अंदर पहले ही हुकूमत के साथ कर ली थी। यानी सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, एक तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये लिखा लिखाया फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट ने वो कुछ कहा जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ये बातें करे। दूसरा, हर आदमी वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में एक ब्रिगेडियर फाइक का नाम ले रहा है। ब्रिगेडियर फाइक पहले कर्नल के तौर पे लाहौर में भी मौजूद था, और इस ऑफिसर ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा किरदार अदा किया।
9 मई के बाद इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पे बहुत जुल्म किया था, और जब से ये आदमी कश्मीर में गया है तब से लेकर अब तक लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में ब्रिगेडियर फाइक का बहुत बड़ा किरदार है। ये वहाँ के लोग बार बार कह रहे हैं और नाम लेकर कह रहे हैं, बाकायदा कई लोग नाम लेते हैं कई नहीं लेते, लेकिन वो एग्जैक्टली इसी ब्रिगेडियर की तरफ इशारा करते हैं। अब नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑर्डर दिया ना, उसमें कुछ चीज़ें मुझे लिखी लिखाई इसलिए महसूस हुई कि उन्होंने तहरीक लब्बैक का जो धरना हुआ था फैज़ाबाद वाला, उसकी मिसाल भी बीच में पेश की, और उन्होंने कहा जी मुहज़्ज़ब मुल्कों में ऐसा नहीं होता और मुहज़्ज़ब माशरे में किसी फ़र्द या गिरोह को इजाज़त नहीं दी जा सकती। देखिए, मुहज़्ज़ब माशरे में जो मुज़ाहिरीन पुरअमन एहतजाज कर रहे हों उनके ऊपर सीधी गोलियां भी नहीं चलाई जाती, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं की अदालत ने। मुहज़्ज़ब माशरे में लोगों को पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त होती है, जलूस करने की, धरना देने की, एहतजाज करने की लोगों को मुहज़्ज़ब माशरों में इजाज़त होती है। वहाँ पे ये नहीं होता कि ऐसे आप गोलियां चलाएं और बंदे ही मार दें जान से। कितने बंदे अब तक मारे गए हैं कश्मीर में एहतजाज जब से शुरू हुआ तब से लेकर, इसके बारे में तो चीफ जस्टिस ने कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने मिसाल दी पाकिस्तान के अंदर जो इंसिडेंट हुआ फैज़ाबाद धरना, वो भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने ही किया था, उन्हीं का कारनामा था, और यही बताना चाहते थे खादम हुसैन रिजवी साहब। फिर उनका इंतकाल हो गया ये बताने से पहले। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की ना कि ये तो सारा काम आईनी तरमीम के साथ होगा और ये आइन में ही तरमीम करनी पड़ेगी, आप वैसे तो इसको कर नहीं सकते, तो ये बात तो पहले ही तय हो गई थी। ये जब पिछले साल मुआहदा हुआ था अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी का और हुकूमत का, तो उस मुआहदे में ये तय हो गया था कि एक आइनी माहिरीन की एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस मामले का हल निकालेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लगभग वही बात की है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत क्या थी? ये एक्चुअली जो इस वक्त जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसको मुतनाज़ बनाने, उसको दीवार के साथ लगाने, उसको दहशतगर्द बनाने और उसके खिलाफ कार्रवाई का जवाब बनाने की एक कोशिश की गई है। एक जो एस्टीमेट भिजवाया गया है आज़ाद कश्मीर से एस्टेब्लिशमेंट के बंदों ने जो भिजवाया, वो ये है कि हम इन्हें कंट्रोल कर लेंगे ताकत के जोर पे, हम बंदूक से इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, इसी तरह के तजर्बों ने और ऐसी रिपोर्टों ने बांग्लादेश तोड़ दिया था, मुल्क दो टुकड़े हो गया था। ऐसी रिपोर्टों के ऊपर इंडिया में भी कार्रवाई होती है। यानी अभी जो नौजवान एक शहीद हुआ शाहजेब हबीब, उनके बारे में बताया गया, एक खबर ये भी आई है कि उनके नमाज जनाजा के रास्ते में भी रोड़े अटकाए जा रहे हैं, क्योंकि देखें अगर शाहजेब हबीब का नमाज जनाजा होगा तो फिर वहाँ पे तो पूरा का पूरा आज़ाद कश्मीर उमड़ आएगा और वो तहरीक का एक बहुत बड़ा आगाज़ बन जाएगा। अब नमाज जनाजा पढ़ने से तो मकबूजा कश्मीर में रोका जाता है। मकबूजा कश्मीर में जब कोई नौजवान या कोई मुजाहिद शहीद हो जाता है या कोई शख्स अपनी आज़ादी के लिए या अपने हकूक़ के लिए खड़ा हो और वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से शहीद हो जाए, तो फिर उसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ने दिया जाता। वहाँ कोशिश की जाती है कि नमाज जनाजा पढ़ा ही ना जाए। एक मरतबा जो वानी है बुरहान वानी, उसका नमाज जनाजा पढ़ने की जब लोगों ने ठान ली और लोग निकले तो इतनी बड़ी तादाद में निकले कि वो कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा नमाज जनाजा था। वो इतना बड़ा मैदान था, बार बार खाली होता था, फिर भरता था, फिर नमाज जनाजा होती थी और बार बार नमाज जनाजा वहाँ पे होती रही। तो यही सूरत हाल इस वक्त शाहजेब हबीब शहीद की नमाज जनाजा के हवाले से है। तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी, जैसे भारत वहाँ पे रोक रहा था, अब ये भी वैसे ही रोक रही। देखिए, इस बात को ना हमारे फैसला साजों को समझना पड़ेगा। हमें गद्दार कहने से पहले हमारी बात को गौर से सुनो, थोड़ा सा अपने मफादात को साइड पे रखो, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए अपने जाती मफादात को साइड पे रख के पाकिस्तानी बन के थोड़ा सा चंद लम्हे के लिए सोचो कि हम बात क्या कर रहे हैं। यार, ये पाकिस्तान के बेटे जिनको आपने आमने सामने खड़ा कर दिया और लड़ा रहे हैं, वो जो कश्मीरी वहां पे एहतजाज कर रहा है ना नौजवान, वो मेरा भाई है। और ये जो यहां से यूनिफॉर्म पहना के आपने भेजा हुआ ना बंदूक हाथ में देके, ये भी मेरा भाई है। आप इन्हें आपस में क्यों लड़ा रहे हैं? ये दोनों आपके मफाद के लिए क्यों लड़े? हुकूमत बनानी है आपने है, वसाइल पे कब्जा करना आपने है, पैसा आपने बनाना है, बैरून मुल्क जजीरे आपने लेने हैं, बैरून मुल्क जायदादें आपने बनानी है, बच्चे आपके बाहर पढ़ने हैं, इंजॉय आपने करना है अपनी लाइफ को और एक्सटेंशनें आपने लेनी है, आप लोगों ने इस्तिस्ना लेना है। वो बेचारे का कुछ भी नहीं मिलना, वो जो बंदूक पकड़ा के जिसको भेजा उसको भी कुछ नहीं मिलना, वो जो सामने बेचारा ने हत्या खड़ा हुआ उसको भी कुछ नहीं मिलना। वो दोनों तो अपने मुल्क के लिए कर रहे हो। उसके दिमाग में ये डाला हुआ है कि तुम मुल्क के लिए लड़ रहे हो, उसके दिमाग में ये है कि जब तक मेरा मुल्क जो है वो आज़ाद नहीं होगा, जब तक हमारे लोग फैसला नहीं करेंगे, तब तक मेरा मुल्क आगे बढ़ेगा ही नहीं। और ये अपना मफाद परस्त लोग जो हैं वो इन दोनों बच्चों को आमने सामने खड़ा किया हुआ है। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार जो है वो एस्टेब्लिशमेंट है। देखिए, सोहराब बरकत को क्यों पकड़ लिया? सोहराब बरकत को पहले इन्होंने पकड़ा, अब फिर पकड़ लिया, बार बार पकड़ लेते हैं। उसका कसूर क्या है? उसका कसूर यह है कि मुहिब वतन पाकिस्तानी है और दूसरा कसूर यह है कि वो कश्मीरी है, वो कश्मीर की रिपोर्टिंग करता है, वो कश्मीर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और वो इंफॉर्मेशन देता है जिसको पाकिस्तान का मीडिया नहीं बताता।
उसने कोई मुतनाज़ बात नहीं की, उसने कोई गलत बात नहीं की, उसने कोई पाकिस्तान के आइन के खिलाफ बात नहीं की, उसने कोई पाकिस्तान का कानून नहीं तोड़ा। लेकिन क्योंकि वो रिपोर्टिंग कर रहा, मुझे ISI के एक ऑफिसर ने, जब मैं अगवा था, जबरी तौर पे लापता था, उसने कहा इमरान भाई आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आप हमें बाहर सूट नहीं करते इस वक्त। तो इस वक्त इन्हें बाहर सूट नहीं कर रहा, सोराब बरकत उठा के उसको फिर अंदर कर दिया कि जनाब जब हालात ठीक होंगे। इस तरह तो तुम्हारे हालात कभी भी ठीक नहीं होंगे, सबको पकड़ के अंदर कर दो, कल को तुम और लोगों को पकड़ के अंदर कर दोगे। अभी मुझे पता है कई बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं जिन्होंने लाइन ली है आज़ाद कश्मीर के हक में, उनको बहुत दबाव डाला जा रहा है। आने वाले दिनों में आपको दबाव नजर भी आएगा, उनकी ज़बान से नजर आएगा, आपको महसूस हो जाएगा। जो बशारत राजा साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उनकी मुझे फिक्र पड़ी हुई है, उनके बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है। एक हमारे अहमद फरहाद साहब हैं, पहले उनको जबरी तौर पे लापता कर दिया था 12 दिन के लिए, कितना उन पर टॉर्चर किया, कितना उनको ज़हनी अज़ियत दी गई, उनकी फैमिली को, उनकी वाइफ के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। निशाने इबरत बना के रख देते हैं। अब ये लोग ये हीरे जैसे लोग हैं यार, अपना काम करते हैं, और ये मजदूर तबका है, ये गरीब के हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। आप इनकी सारी शायरी उठा के देख लें, सारी कवरेज उठा के देख लें, आम आदमी की, पाकिस्तान की बात करते हैं, और इनका अपना कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट या कोई मफाद है भी नहीं। और हर दौर के अंदर इनके ऊपर तनकीद होती है, हर दौर के अंदर ये ताकतवर के सामने खड़े होते हैं, और इन्हीं लोगों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। तो मैंने 2 लोगों का नाम लिया, और भी लोग हैं, मैं सबका नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन इन लोगों को भी टारगेट करके, गिरफ्तार करके या अगवा करके कोशिश की जाएगी कि मौजूदा हालात में मंजरे आम से हटा दिया जाए। नाज़रीन, वहाँ पे कुछ बंदे पकड़े गए जो वहाँ पे सादा कपड़ों में फिर रहे थे। मकामी लोगों को लगा ये मशकूक हैं, ये ऐसे कैसे फिर रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने जनाब उनको रोक लिया, रोक के उन्होंने पूछा ये डाले गाड़ियाँ ये किधर से, भाई तुम कौन लोग हो। वो बंदे कोई बात ठीक तरीके से नहीं कर सके, तो उन्होंने तलाशी ली, तो उनके पास असला निकल आया। अब ना सिर्फ उन बंदों के पास असला निकला है, बल्कि वो एक कार्ड भी बरामद हो गया एक बंदे के पास से, वो रेंजर्स का, पंजाब रेंजर्स का कार्ड है, मोहम्मद यूसुफ नाम लिखा हुआ है। अब मकामी लोग कह रहे हैं जनाब ये क्या है। अब मेरी जब वहां पे बात होती है मकामी लोगों से, तो वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं जनाब हमें बहुत खतरा है कि यहाँ पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाएगा। मैंने कहा जी कैसे किया जाएगा। उन्होंने कहा जी हमें खतरा इस बात का है कि सादा कपड़ों में लोग शामिल हो जाएंगे बीच में, और वो अपने साथ अपने कैमरे भी लेकर आएंगे, नकाब पहन के कोई एक आदमी फायरिंग कर रहा होगा और दूसरा आदमी वीडियो बना रहा होगा, और वो पाकिस्तान के मीडिया को दिया जाएगा, टाउट मीडिया को, कि ये ना ये पब्लिक करो, देखो कश्मीरी गोली चला रहे हैं फोर्सेस के ऊपर। तो इस तरीके से कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके कश्मीर में बहुत बड़े ऑपरेशन का जवाब बनाया जा सकता है। अब ये बंदे पकड़े गए हैं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, पता करना चाहिए, लेकिन तहकीकात करेगा कौन, करेगा कौन। और जिन्होंने पाकिस्तान को सीधे रास्ते पे चलाना है, या जो इदारे या कानून नाफिज करने वाले, वो सारे यरगमाल बने हुए हैं। जिस आदमी को IG बनाया हुआ है कश्मीर का, वो आदमी कहता है 1000 बंदा मारोगे तो मुल्क ठीक हो जाएगा। इस सोच के आदमी को, यानी इस सोच के आदमी को तो बैन कर देना चाहिए था कि भाई अब, या मैं इंग्लैंड में हूं ना, यहां पे आप अगर कोई ऑफिसर ये कह देना 1000 बंदा मारो तो मुल्क ठीक हो जाएगा, वो उस ऑफिसर को ना, कोई भी उठ के अदालत चला जाए तो उस ऑफिसर की नौकरी पे वो दोबारा आ ही नहीं सकता, उसको कोई भी पब्लिक पोस्टिंग दोबारा मिल ही नहीं सकती, वो सारी जिंदगी तरस जाएगा अपने उस बयान को जस्टिफाई करते करते। इधर वो बंदा इनको पसंद आ गया, 1000 बंदा मारने का जुर्रत है इसके अंदर, 1000 बंदा मारने की इसके अंदर जहत है, इसको उठाओ डालो, इसको वहां पे कश्मीर में IG लगा हुआ, बंदे मारने, वहां पहुंचा दिया उसको। कितनी अफसोसनाक बात। अब ताहिर अशरफी जैसे लोगों को लॉन्च कर दिया गया, वो आके जनाब कह रहे हैं कि ये एक्शन कमेटी तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करना इनका बिला जवाब है। यार बंदे उनके मर रहे हैं, शहादतें उनकी हो रही हैं, जख्मी उनके हो रहे हैं, तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करना, कहां पे उन्होंने अभी तशद्दुद किया। अभी तो उन्होंने सिर्फ एहतजाज का अनाउंसमेंट किया, अभी आपको और बहुत सारे लोग भी नजर आएंगे। फायरिंग के इक्का दुक्का वाकयात भी हो रहे हैं जो बहुत अफसोसनाक है। नाज़रीन, एक और खबर है, ये भी जरा खबर आप लेने, पाकिस्तान में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं एक के बाद एक। एक सूबाई वजीर है और सीनियर सूबाई वजीर है खैबर पख्तूनख्वा का, मीना खान अफरीदी। जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी में इन्होंने जाना था, वहां पे एक तालीमी और कोई एक तहकीकी कोई एक प्रोग्राम था, उसके अंदर इन्होंने शिरकत करनी थी, इनका दौरा था, तो इनको एयरपोर्ट पे अदालती ऑर्डर के बावजूद रोक दिया गया। यार मुझे एहराम में इन्होंने रोक दिया था, मैं हज करने जा रहा था, तो एक वजीर को इन्होंने सिर्फ एक तालीमी टूर पे रोक दिया। इससे पहले सोराब बरकत को भी रोका था, वो भी अदालती ऑर्डर लेकर जा रहा था, मैं भी अदालती ऑर्डर लेकर जा रहा था। मीना खान अफरीदी को पेशावर एयरपोर्ट पे रोक दिया, वो भी अदालती ऑर्डर लेकर जा रहा था। एक तरफ मरियम नवाज है, उसको पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नया जहाज लेकर देती है याशी वाला, कि जा बच्चे भी ले जा, जा बच्चों की सहेलियां भी ले जा, जा बच्चों के दोस्त भी ले जा, अपना मेकअप आर्टिस्ट भी ले जा, जा जाके एंजॉय कर, मिल दुनिया को, अयाशी कर जाके तू, क्योंकि तूने जूता पॉलिश किया, तुझे बहुत मौजे हैं। एक तरफ मरियम नवाज को यह किया जा रहा है, और दूसरी तरफ वो जो लोग बेचारे मार खाए हुए, उनका लीडर जेल में डाला हुआ है, वो अपना ऑफिशियल एक टूर पे जा रहे हैं, और जायज उनका है, अदालती ऑर्डर के साथ जा रहे हैं, कमर्शियल फ्लाइट के ऊपर खुद टिकट लेके जा रहे हैं, उनको नहीं जाने दे रहे।